नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राज्य व्यवस्था। दोस्तों, हम अपने इस ऑनलाइन सीरीज़ में धीरे धीरे जनरल स्टडीज़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको हम करने का प्रयास करेंगे और उसी कड़ी में हम आज शुरू कर रहे हैं राज्य व्यवस्था। दोस्तों, राज्य व्यवस्था में एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं जो डायरेक्ट तथ्य बेस्ड होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इन दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से धीरे धीरे करते चलें और एक ऐसी समझ डेवलप करें जिससे कि सारे क्वेश्चंस हमारी सॉल्व हो जाएं, चाहे वो फैक्ट्स हों या कॉन्सेप्ट हों। फैक्ट्स को भी हम इस तरह से देखेंगे कि हमको अपने आप माइंड में हमारे रह जाएं, हमको अलग से उन्हें याद ना करना पड़े। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट राज्य व्यवस्था। दोस्तों, राज्य व्यवस्था पर सब्जेक्ट शुरू करने से पहले हमें क्या क्या सब्जेक्ट में सबसे पहले जानना होगा। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे कि राज्य क्या होता है। राज्य क्या होता है? राज्य किसे कहते हैं? एक राज्य के तत्व क्या होते हैं? राज्य के तत्व क्या हैं? तत्व मीन्स राज्य किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इन दो प्रश्नों का हम आज उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि शासन के अंग कौन कौन से होते हैं। शासन के अंग कौन कौन से? अगला हम देखेंगे कि शक्ति के आधार पर शासन किस प्रकार विभाजित है। किस प्रकार विभाजित है? उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे आज ही कि संविधान के विषय में संविधान क्या है, क्या होता है संविधान के क्या कार्य होते हैं, संविधान का क्या महत्व है, और संविधान से क्या प्राप्त होता है हमें। तो दोस्तों, आज हम इन पांचों प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे और जैसे कि हमें समय मिला तो हम आगे भी कोशिश करेंगे कि संविधान के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो भी हम देख सकें आज के ही लेक्चर में। इन 6 प्रश्नों का उत्तर हम जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे हम। आप अब इसको अपने साथ में नोट्स बनाते जाइए। एक प्रॉपर अलग सा रजिस्टर बनाइए, अलग का रजिस्टर या A4 पेपर जिस पे भी आप नोट करना चाहें उस पर अलग से नोट करते जाइए। एक सिस्टमेटिक वे में पूरे सब्जेक्ट्स चैप्टर वाइज वे में हम करते जाएंगे, इसलिए आप शुरू से प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए और इसके बाद में आप पर डे के लेक्चर करने के बाद में उसको रिवाइज करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे आज का लेक्चर चालू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं कि राज्य क्या होता है। राज्य क्या होता है? राज्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय है। राजनीति विज्ञान
के अध्ययन का मुख्य विषय है, के अध्ययन का मुख्य विषय है। पॉलिटिकल साइंस का मुख्य विषय राज्य ही है, जैसा कि हमें राज्य व्यवस्था नाम से ही पता चल रहा है। राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत, आरंभ अंत दोनों ही राज्य से होते हैं, दोनों ही राज्य शब्द से होते हैं। ये राज्य शब्द जिसे अंग्रेजी भाषा में स्टेट कहते हैं, और ये स्टेट लैटिन भाषा के स्टेटस से निकला है, लैटिन भाषा के स्टेटस से निकला है। और स्टेटस का अर्थ है दूसरों की तुलना में, दूसरों की तुलना में, की तुलना में उच्च स्तर, दूसरों की तुलना में उच्च स्तर। तो इस प्रकार राज्य शब्द को हम कह सकते हैं कि राज्य वो संगठन है, राज्य वो संगठन है जिसकी स्थिति अन्य संगठन, किसी भी अन्य संगठन व लोगों से उच्च होती है, उच्च होती है। तो राज्य की ये बेसिक सा अर्थ है कि राज्य का वो एक संगठन होता है, राज्य एक तरह का संगठन है जो किसी भी अन्य प्रकार के संगठन से उच्च होता है, उससे हायर स्टेटस पे होता है। दोस्तों, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग इटली के विद्वान मैकावली ने किया था। और यदि अगर हम राज्य की बात करें, तो राज्य तो हमने देखा कि एक संस्था है जो किसी भी अन्य संस्था से उच्च है, संस्था संगठन है जो किसी भी अन्य संस्था से उच्च है, उच्चतर स्तर पर होती है। लेकिन ये राज्य कैसे बनेगा, राज्य किन किन चीज़ों को मिलाने से बनेगा, और यही जो चीज़ें मिलाने से बनता है उन्हें तत्व कहते हैं। मतलब किन किन तत्वों को मिलाने पर, किन किन तत्वों को मिलाने पर राज्य का निर्माण होगा, या किसी क्षेत्र को राज्य कहा जाएगा, राज्य का निर्माण होगा, वो हम देखते हैं। अर्थात राज्य के तत्व, राज्य के तत्व। राज्य के दोस्तों मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। किसी भी राज्य के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। पहला, एक निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग या क्षेत्र। उस निश्चित भूभाग या क्षेत्र पर निवास करने वाली जनसंख्या। और उस निश्चित भूभाग या क्षेत्र पर राजनीतिक क्रियाएं करने वाली सरकार। और सबसे बड़ी चीज राज्य के तत्व में कि वो राज्य संप्रभु होना चाहिए, संप्रभुता, वो राज्य संप्रभुता। दोस्तों, इस प्रकार राज्य के तत्व हम देखते हैं, राज्य के जो तत्व हम देखते हैं वो कौन कौन से हो गए। मेन जिन चीज़ों से राज्य बनता है,
सबसे पहले निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग या क्षेत्र, इस निश्चित भूभाग या क्षेत्र पर ही वहां की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती है, अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती है। दूसरा है जनसंख्या। जनसंख्या अर्थात लोगों का समूह, लोगों का समूह जो उस भूभाग पे निवास करती है, जो उस भूभाग पर निवास करती है और जिस पर वहां की सरकार कानून के द्वारा, विधि के द्वारा शासन करती है, विधि द्वारा शासन करती है, शासन करती है। तीसरा हमारा इसका एलिमेंट हो गया खुद सरकार। अर्थात यह सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह, अधिक व्यक्तियों का समूह जो व्यवहारिक रूप में राजनीतिक शक्तियों या क्रियाओं का क्रियान्वयन करती है, और उसके बाद में हमारा चौथा एलिमेंट जो है वो है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ है कि कोई भी राज्य जो है, राज्य की सरकार या जनसंख्या किसी भी बाह्य दबाव से मुक्त है, किसी भी बाह्य दबाव से मुक्त है, और वे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं, स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 तत्व हैं जिनसे मिलकर राज्य का निर्माण होता है। दोस्तों, इन चारों तत्वों में से, राज्य के इन चारों तत्वों, भूभाग या क्षेत्र, जनसंख्या, थर्ड क्या है, सरकार, और फोर्थ है हमारी संप्रभुता। यदि इन चारों में से एक भी तत्व अनुपस्थित रहा, अनुपस्थित रहा,
उपस्थित रहा तो उसे राज्य नहीं कहा जाएगा, राज्य नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी राज्य के होने के लिए इन चारों का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर इनमें से कोई भी एक एब्सेंट हुआ, राज्य नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्य के जो हमारे पहले दो प्रश्न थे वो हमारे पूरे होते हैं। अब हम अगला प्रश्न अपना जो लेके चलते हैं, वो हमारा अगला प्रश्न है कि हम देखते हैं कि शासन के अंग, जैसा कि हम देखें कि किसी भी राज्य की सरकार जो होती है वो शासन करती है, तो वो शासन किस प्रकार से करेगी। निरंकुश शासन तो कर नहीं सकती है। किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में निरंकुश शासन नहीं हो सकता है। तो शासन करने के लिए शासन के कुछ अंग बनाए गए हैं, उन्हीं अंगों के बारे में हम देखते हैं। शासन के अंग, शासन के अंग। शासन के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। सबसे पहले विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका, तीसरी होती है हमारी न्यायपालिका। ये 3 शासन के अंग होते हैं। ये 3 शासन के अंग होते हैं जिनके अपने अपने कार्य हैं, जिनके अपने अपने कार्य होते हैं। तो अब हमें आगे ये देखना है कि इनके क्या क्या कार्य होते हैं। इसमें सबसे पहले आती है विधायिका। इसमें सबसे पहले आता है विधायिका। विधायिका एक कानून बनाने वाली संस्था है, कानून बनाने वाली संस्था है। दोस्तों, राज्य व्यवस्था के सामने मूलतः 3 यही चुनौतियां होती हैं कि कानून किस प्रकार से बनाया जाए, कानून कौन बनाएगा, कानून के अनुसार शासन कार्य कैसे संचालित होगा, और व्यक्तियों के आपसी विवादों और व्यक्ति के और सरकार के विवादों का निपटारा किस प्रकार होगा। तो ये शासन के जो अंग हैं वो इसी आधार पर कार्य करते हैं। ये तीनों ही चुनौतियों का निपटारा इन शासन के अंगों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें से जो विधायिका होती है वो कानून बनाने वाली संस्था है, जो कि कानून का निर्माण करती है। और उसके बाद में इन्हीं के बनाए हुए कानून के अनुसार कार्यपालिका एक ऐसी संस्था है, जो इस कानून के अनुसार सरकार चलाती है, कानून के अनुसार सरकार चलाती है, अर्थात शासन कार्य करती है, सरकार चलाती है। और उसके बाद में तीसरा, जैसा कि मैंने बताया कि मुख्य चुनौतियों में एक तो हो गया हमारा कानून कौन बनाएगा, कानून के अनुसार सरकार किस प्रकार से चलेगी, शासन कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, और यदि कोई विवाद हो जाता है तो उस परिस्थिति में क्या होगा। तो उस परिस्थिति में, किसी भी विवाद की परिस्थिति में न्यायपालिका आगे आती है। न्यायपालिका, चाहे राज्यों के और जनता के बीच विवाद हो, या जनता में के लोगों के बीच में ही विवाद हो, इन सभी प्रकार के विवादों का निपटारा न्यायपालिका करती है। तो ये मुख्यतः शासन के अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिनके आप सभी कार्य, इनके अपने अपने कार्य हैं, जिसके आधार पर ये विभाजित हैं। यहीं पे अगर हम देखें कि कार्यपालिका किस प्रकार की होती है, देशों में किस प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, तो उसका भी हम विभाजन कर सकते हैं, उसको भी हम यहीं पे देख लेते हैं।
कार्यपालिका, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि सबसे मेन तो कह सकते हैं कि सरकार यही चला रही है। किस प्रकार से, कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से विभाजित की जाती है, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। ये कार्यपालिका ये व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या व्यक्तियों का समूह है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानून के अनुसार शासन चलाता है, अर्थात कानूनों को लागू करता है, कानून लागू करता है। यदि हम इसके प्रकार देखें तो कार्यपालिका को मुख्यतः तो दो भागों में विभाजित किया जाता है। कार्यपालिका को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली है हमारी राजनीतिक कार्यपालिका, नीतिक कार्यपालिका, और दूसरी हमारी स्थायी कार्यपालिका होती है, स्थायी कार्यपालिका। अर्थात जिसमें उच्च पदाधिकारी आते हैं, ब्यूरोक्रेसी आती है, उच्च पदाधिकारी आते हैं। उसमें उच्च पदाधिकारी आते हैं। फर्दर इस राजनीतिक का, अगर ये स्थायी है तो ये अस्थायी है, क्योंकि इसका जनता निर्वाचन करती है हर 5 साल पर या 4 साल पर, जिस प्रकार के किसी देश में नियम बनाए गए हैं संविधान के द्वारा, उस आधार पर वहाँ की जनता उसका निर्वाचन करती है, इसलिए यह अस्थायी होती है। फर्दर इस राजनीतिक कार्यपालिका को हम विभाजित कर सकते हैं अध्यक्षीय, संसदीय, दोहरी और बहुल। अब हम थोड़ा सा अगली स्लाइड में इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारी जो, खैर अगली स्लाइड में हम चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम राजनीतिक कार्यपालिका को देखते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका, यह कार्यपालिका का सर्वोच्च स्तर होता है। राजनीतिक कार्यपालिका, यह कार्यपालिका का सर्वोच्च स्तर होता है, सर्वोच्च स्तर होता है। यह कार्यपालिका का सर्वोच्च स्तर होता है और इसका जनता निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करती है। इसके उदाहरण में हम कह सकते हैं भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, और
दूसरी हमारी होती है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका इसमें उच्च पदाधिकारी शामिल होते हैं। इसमें उच्च पदाधिकारी शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल निश्चित होता है, अर्थात जिन्हें वो किसी भी प्रकार से चुनाव के आधार पर छूट उनको प्राप्त होती है, उन चुनाव से उन्हें स्वतंत्रता होती है। जिनका कार्यकाल किसी प्रकार के चुनाव पर निर्भर नहीं करता। और ये राजनीतिक कार्यपालिका के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। अर्थात ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं। राजनीतिक कार्यपालिका जिस प्रकार के दिशा निर्देश देगी उसी प्रकार से स्थायी कार्यपालिका को कार्य करना होता है। अर्थात इसीलिए राजनीतिक कार्यपालिका एक सर्वोच्च स्तर है और स्थायी कार्यपालिका एक तरह से उसके अधीन कार्य करती है। अब हम देखते हैं कि अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है। दोस्तों ये प्रणाली पाई जाती मुख्यतः अमेरिका के विषय में। हम देखते हैं कि इसमें इस प्रकार का अध्यक्षीय प्रणाली अमेरिका में पाई जाती है, जहां पर जनता एक निर्वाचक गण के माध्यम से राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति को चुनती है और इस राष्ट्रपति को कार्यपालिका की समस्त शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसे कार्यपालिका की समस्त शक्तियां प्राप्त होती हैं। दूसरा है हमारा संसदीय। इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं यूएसए। संसदीय जैसा कि हमारे भारत, ब्रिटेन वगैरह में पाया जाता है। इसमें विधायिका के सदस्यों में से ही राजनीतिक कार्यपालिका का चयन होता है। जनता विधायिका के सदस्य चुनती है। उसके बाद में विधायिका के जो सदस्य होते हैं वो आपस में जिस दल का बहुमत प्राप्त होता है वो सरकार बनाती है और सरकार चलाने वाले सदस्यों के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। अर्थात इसमें सबसे पहले जनता विधायिका के सदस्यों को चुनती है, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत प्राप्त करने वाला दल
दल सरकार बनाता है। और इसमें से कुछ सदस्य मंत्री बनाए जाते हैं और यही मंत्रिमंडल सरकार को चलाता है। थर्ड हमारा है दोहरी। ये दोहरी प्रकार की व्यवस्था जैसे फ्रांस में पाई जाती है। यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली, अध्यक्षीय और संसदीय दोनों प्रकार की प्रणाली पाई जाती है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का चुनाव होता है। दोनों के अपने क्षेत्र में अपना कार्य विभाजन होता है। अध्यक्षीय के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इनके अपने कार्य क्षेत्र होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव। और संसदीय के द्वारा पीएम का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का, इनके अपने कार्य क्षेत्र होते हैं। इसी प्रकार फोर्थ है हमारा, ये फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ हमारा होता है बहुल। इसमें एक निश्चित कार्यपालिका के एक निश्चित मंत्रिमंडल होता है जिसके सभी सदस्य बराबर शक्तियां रखते हैं। अर्थात कार्यपालिका के सदस्यों के पास बराबर शक्तियां होती हैं। इसका एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। हालांकि इनमें सबके पास बराबर शक्ति होती है, परंतु एक पीएम, एक इनका हेड होता है, उसको लेकिन कुछ विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। सभी के बराबर शक्तियां मिलती हैं। जैसा स्विट्जरलैंड में 7 सदस्य हैं और 7 के पास बराबर शक्तियां हैं। अब हम अपने अगले स्लाइड में शुरू करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है संविधान क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान क्या होता है। दोस्तों, इसको हम एक एक उदाहरण से देखते हैं कि मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्रिकेट मैच खेलने के लिए उतर गए मैदान पे। ये दोनों मैदान पे मैच खेलने के लिए उतर गए। जब मैदान पे उतरे तो अंपायर ने देखा कि भारत की टीम में 11 खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम में 13 खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पे तो दिक्कत हो गई कि एक टीम में 11 खिलाड़ी और एक टीम में 13 खिलाड़ी, ये तो अनबैलेंस हो गया, विवाद की स्थिति आ गई। इसी प्रकार अंपायर 2 थे। एक अंपायर ने कहा कि 5 बॉल का ओवर होगा, दूसरे ने कहा नहीं 6 बॉल का ओवर होगा। यहाँ भी विवाद की स्थिति आ गई। तो इस तरह के विवाद की स्थिति में तो मैच हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए कि भाई 11 खिलाड़ी होंगे, 6 बॉल का ओवर होगा, जिससे कोई विवाद ना होने पाए और मैच हो सके। तो संविधान भी इसी प्रकार से है। किसी भी देश में अलग अलग जाति प्रजाति के लोग, अलग अलग समाज रहते हैं, बहुत सारे लोगों का निवास होता है और हर किसी की अपनी एक सोच होती है। और यदि हर कोई अपनी सोच के अनुसार अलग अलग दिशा में चलने लगे तो कोई भी राज्य अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा।
तो इसीलिए किसी भी राज्य के उद्देश्य या संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। और यही नियम कानून जो होते हैं, जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं, उसे ही हम संविधान कहते हैं। संविधान क्या है, लिख लेते हैं हम इसको। संविधान क्या है? किसी भी संगठन के लिए उसके उद्देश्यों, किसी भी संगठन के लिए उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिन मूलभूत नियमों व कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे ही संविधान कहते हैं, उसे ही संविधान कहते हैं। अर्थात संविधान क्या होता है कि व्हाट शुड बी, व्हाट शुड डू, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, बी, यह आदर्शात्मक होता है, यह आदर्शात्मक होता है, आइडियल। अर्थात इसे यह भी कह सकते हैं कि संविधान एक आदर्शात्मक मूल्ययुक्त दस्तावेज है जो नागरिकों के द्वारा स्वेच्छा से अपनाया जाता है, कोई फोर्स नहीं, कुछ नहीं, वो अपनाया जाता है। नागरिक इसको अपनी स्वेच्छा से अपनाते हैं। दोस्तों, जैसा हमने देखा अभी कि शासन के 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग थे? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और हमने इनके फंक्शन देखा। लेकिन इस फंक्शन की इनकी शक्तियां हमने देखी कि इनके क्या कार्य हैं, इनकी शक्तियां क्या हैं। कार्य ये इनको शक्तियां, ये कार्य भी इनको संविधान से ही प्राप्त होते हैं। संविधान में इसका प्रॉपर उल्लेख किया गया है कि किसके क्या कार्य होंगे, संविधान से प्राप्त होते हैं। अर्थात संविधान के द्वारा ही इनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दिया जाता है। और इस प्रकार से इनके अधिकार क्षेत्र का सीमांकन हो जाता है। अधिकार क्षेत्र
का सीमांकन हो जाता है। अधिकार से हेतु का सीमांकन हो जाता है। इसको साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, इसीलिए मैं इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज तो केवल बोल के भी काम हो सकता था। लिखने का पर्पज़ यही है कि आप प्रॉपर वे में एक नोट्स तैयार कर सकें इसको। इस प्रकार यदि हम संविधान के कार्य देखें, संविधान के कार्य जनता इसको स्वेच्छा से अपना रही है, जैसा आपने अभी इसका डेफिनेशन में देखा कि जनता इसको स्वेच्छा से अपना रही है। अर्थात जनता अगर इसको स्वेच्छा से अपना रही है तो इसका अर्थ है कि उनकी जो भी आकांक्षाएं होंगे उसको ये प्रतिबिंबित कर रहा है, तभी ये जनता इसको स्वेच्छा से अपना रही है। अर्थात इसको यह जनता के विश्वास, जनता के विश्वास और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। दूसरा, इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जनता किस प्रकार से सरकार के शासक को नियंत्रित करना चाहती है। जनता जिस प्रकार से सरकार या शासक को नियंत्रित करे, उसका स्पष्टीकरण हो जाता है। स्पष्टीकरण हो जाता है। साथ ही किसी राज्य का क्या दर्शन होगा वह भी स्पष्ट हो जाता है। राज्य का दर्शन क्या होगा वह भी स्पष्ट होता है। शासन में किन मूलभूत सिद्धांतों का प्रयोग किया जाएगा उसका वर्णन रहता है। शासन के मूलभूत सिद्धांत और साथ में उसके बाद में, जैसा आपने पिछले स्लाइड में देखा था, शासन के अंगों के बीच, शासन के अंगों के बीच संबंधों का स्पष्टीकरण दोस्तों, अगर ये शासन के अंगों के बीच में स्पष्टीकरण हो जा रहा है, अर्थात न्यायपालिका अपने उचित प्रकार से कार्य करेगी, विधायिका अपना कार्य करेगी, कार्यपालिका अपना कार्य करेगी, तो इस प्रकार, और साथ ही जनता के विश्वास और आकांक्षाएं भी को भी ये प्रतिबिंबित कर रहा है, तो इस जनता से ही मिलकर समाज बनता है और इस प्रकार के समाज को भी कुछ प्राप्त होता है। इसीलिए संविधान का महत्व बढ़ जाता है। संविधान का महत्व किस लिए बढ़ जाता है कि किसी समाज में, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए जिन जिन भी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, वो सारी परिस्थितियां हमें संविधान के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि शासन के जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं वो इसमें उल्लिखित होते हैं। उन्हीं मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर सरकार, विधायिका को कानून बनाना होता है। उन्हीं कानूनों के आधार पर ही कार्यपालिका कार्य कर सकती है और उन्हीं कानूनों के आधार पर ही न्यायपालिका विवादों का निपटारा करती है। अर्थात किसी भी न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए जो भी परिस्थितियां हमें चाहिए, वो परिस्थितियां संविधान के द्वारा निर्मित हो जाती हैं। अगर जनता की आकांक्षाओं को ये प्रतिबिंबित कर रहा है, अर्थात ये
समाज में जितने भी लोग हैं उनको जो भी आकांक्षाएं हैं, उनके जो भी एम हैं, लक्ष्य हैं, उसको भी अभिव्यक्त कर रहा है, उसको भी ये अभिव्यक्त करता है और उसको पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करता है, शक्ति का भी स्पष्टीकरण कर दे रहा है। तो इन सब चीज़ों से संविधान का महत्व बढ़ जाता है। तो हम अगली स्लाइड में यही देख लेते हैं कि संविधान के महत्व में हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। संविधान का महत्व। संविधान का महत्व सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं हम क्या हमें प्राप्त हो जाता है। यह संगठन अथवा समाज को बुनियादी पहचान देता है। यह संगठन या समाज को बुनियादी पहचान देता है। बुनियादी पहचान देता है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। यह वर्षों से चली आ रही परंपराएं, रीति रिवाजों, वर्षों से चली आ रही परंपराओं, रीति रिवाजों को मान्यता प्रदान करता है। समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करता है। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ये हमारे संविधान के महत्व हो गए। तो संविधान के कार्य और महत्व से इस प्रकार से हम देखते हैं। तो फाइनली संविधान से हमको क्या क्या चीज़ें मिल जाता है, जिसको हम आम जनता एक को क्या प्राप्त होता है, जिसको लिए संविधान काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो हम देखते हैं। जिसको जो भी चीज़ें इसके इम्पोर्टेंट तत्व हैं उसको भी हम देख लेते हैं कि फाइनली हमको संविधान से मिलता क्या है। संविधान ये हुआ, संविधान के द्वारा ही अगर जनता की आकांक्षाएं फुलफिल हो रही हैं तो लोकतंत्र का संचालन सुनिश्चित होता है। लोकतंत्र का संचालन सुनिश्चित समाज में समता, बंधुता, स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता सुनिश्चित होती है। शासन व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है। शासन व्यवस्था में यदि जनता सब कुछ भाग ले रही, जनता की आकांक्षाएं पूर्ण हो रही हैं, जनता ही विधायिका को चुन रही है, तो शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी बढ़ती है, सुनिश्चित होती है
और चूंकि विधायिका कानून बना रही है और कार्यपालिका और न्यायपालिका उसी कानून के अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए विधि का शासन स्थापित होता है। और हम अपने संविधान में भी जब देखेंगे तो हमको यही चीज़ें प्रतिबिंबित होती हुई दिखेंगी। इस प्रकार से ये संविधान के हो गए। और संविधान के प्रकार में अगर हम देखें, आज ही हम देख लेते हैं उसको, संविधान के प्रकार भी। संविधान के प्रकार तो कुछ संविधान के प्रकार में कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे रीति रिवाजों परंपराओं से सुनिश्चित होते हैं। जैसा कि हम ब्रिटेन में के केस में देख सकते हैं, जो विकसित होते हैं। एक हमारा विकसित होते हैं, ये विकसित होते हैं पुराने रीति रिवाजों, परंपराओं, रूढ़ियों आदि से। और दूसरे होते हैं निर्मित, जो कि प्रॉपर वे में अध्ययन करके एक पूरी कमेटी बनती है, वो पूरा उसका निर्माण करती है। तो ये विकसित संविधान जो होते हैं मुख्यतः ये अलिखित संविधान होते हैं। और जो निर्मित संविधान होते हैं मेनली ये लिखित संविधान होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और साथ ही कुछ संविधान ऐसे होते हैं जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, और कुछ में संशोधन करना बहुत ही कठिन होता है। तो उस आधार पर भी नम्य और अनम्य दो प्रकार के होते हैं। इनमें संशोधन अत्यंत आसानी से संशोधन हो सकता है, और इसमें कठोर। तो इस प्रकार से हम अगर टाइप कहा जाए तो हमारे विकसित संविधान कह सकता है, उत्पत्ति के आधार पर हम इसको विकसित या निर्मित संविधान कह सकते हैं। उत्पत्ति आधार पर, परंपरा के आधार पर हम इसको लिखित या अलिखित कह सकते हैं, और परिवर्तनशीलता के आधार पर हम इसको नम्य या अनम्य कहते हैं। तो आज हम यहीं तक अब लेक्चर रखते हैं, और हम अगली क्लास में अब क्या क्या करेंगे उसको मैं बता देता हूँ। अभी हम अगली क्लास को शुरू करेंगे शासन का वर्गीकरण, संविधान निर्माण से संबंधित तथ्य, भारत के संविधान निर्माण से संबंधित तथ्य, और हम साथ में ही प्रस्तावना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आज हम यहीं तक की क्लास रखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास को चालू करेंगे। उम्मीद है कि आपको, और इन सब चीज़ों का नोट्स बना के एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा बहुत जो मिस हुआ होगा उसको भी आप प्रॉपर वे में रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा।